अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डाइजेशन है क्या चीज़? डाइजेशन का मतलब ये है कि जो खुराक हम खाते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, मसलन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स वगैरह, तो वो बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल होते हैं। उन मालिक्यूलों को अगर छोटे छोटे उनके यूनिट्स में डिसइंटीग्रेट किया जाए, मसलन प्रोटीन को उनके डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स या उनके जो मोनोमर्स अमीनो एसिड्स, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स में तब्दील किया जाए, तो ऐसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को डाइजेशन कहा जाता है, ताकि ये जो छोटे मालिक्यूल हैं वो एब्जॉर्प्शन के काबिल हो सकें। क्योंकि बड़े मालिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो सकते इंटेस्टाइन में, लिहाजा उनको छोटे छोटे मालिक्यूलों में या उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट किया जाता है। हमारी बॉडी को चूंकि नाइट्रोजन की जरूरत होती है बॉडी के दूसरे मालिक्यूलों को बनाने के लिए, तो वो जो ज्यादातर नाइट्रोजन है वो हमारा प्रोटीन से हासिल होता है। अब प्रोटीन तो चूंकि पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोटीन बजाते खुद तो एब्जॉर्ब हो नहीं सकते, लिहाजा इनको एब्जॉर्प्शन के काबिल बनाने के लिए इनकी हाइड्रोलिसिस जरूरी है ताकि वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएं। अब इस हाइड्रोलिसिस के लिए पानी और एंजाइम की जरूरत होती है, तो लिहाजा प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस होके वो जब अमीनो एसिड्स में तब्दील होते हैं तो इसके बाद वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब ये जो एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, उन्हें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहा जाता है। अब ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहाँ पे होते हैं? स्टमक में, पैंक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि मुंह में कोई प्रोटियोलिटिक एंजाइम मौजूद नहीं होता जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। जबकि टाइलिन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मौजूद होता है, लिंगुअल लाइपेज वो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए मुंह में मौजूद होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, इसकी खुसूसियात क्या होती हैं? इसकी ये 3 खुसूसियात आप यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले ये कि दे आर हाइड्रोलेजेस, यानी जो क्लासेस ऑफ एंजाइम्स हमने पढ़े थे 6 क्लासेस, ठीक है, उसमें से पहली ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी ट्रांसफरेजेस और तीसरी जो है वो है हाइड्रोलेजेस। तो इस प्रोटियोलिटिक एंजाइम का ताल्लुक हाइड्रोलेजेस एंजाइम से। अच्छा, अब अगर आपको एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन देखनी है, किन क्लासेस में तकसीम किया गया है एंजाइम को और सारे का काम क्या है, मैकेनिज्म किस तरह होता है, तो इसके बारे में भी मेरी वीडियो मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो लिहाजा इनका ताल्लुक किस ग्रुप से है? हाइड्रोलेजेस के साथ, यानी वाटर की मौजूदगी में ये प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं या उसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम की दूसरी खुसूसियत यह है कि ये जब रिलीज होते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उसके इनएक्टिव फॉर्म को जाइमोजन कहा जाता है। बाद में जब ये इंटेस्टाइन में आ जाते हैं स्टमक में, तो उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये इनएक्टिव और एक्टिव एंजाइम, ये जाइमोजन वगैरह वगैरह, इसका जिक्र भी एंजाइम वाली वीडियो में मौजूद है कि व्हाट इज जाइमोजन और ये किस तरह एक्टिवेट हो जाता है, उसके बारे में बाकायदा एनिमेटेड फॉर्म में मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो आप उस वीडियो में एंजाइम में आप देख सकते हैं कि जाइमोजन किस चीज को कहते हैं और कैसे पर वो एक्टिव एंजाइम में तब्दील होता है और वो इनएक्टिव क्यों होता है। यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है कि ये इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसका जो एक्टिव साइट होता है वो एक्सपोज नहीं होता है। तो फिर वो शॉर्ट पेप्टाइड उससे जब कट जाता है या उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ जाती है, तो उस मॉडिफिकेशन की वजह से, उस छोटे से पेप्टाइड के कटने की वजह से वहां पे जो एक्टिव साइट है वो एक्सपोज हो जाता है, और वो जब एक्सपोज हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये एंजाइम अब एक्टिवेट हो गया है। तीसरी चीज जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम के बारे में है वो है ये कि ये या तो एक्सोपेप्टाइडेजेस होते हैं या एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं। तो अब ये एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस, इनमें क्या फर्क होता है? जो एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं वो हमेशा प्रोटीन के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं वहां से एक एक अमीनो एसिड को काटते हैं, ठीक है। मसलन सपोज ये एक प्रोटीन का चेन है, ठीक है, तो ये जो एक्सोपेप्टाइडेज होगा ये पहले यहां से M को काटेगा, उसके बाद O, फिर उसके बाद R, फिर F, या उसकी इस सिरे से मसलन पहले E को काटेगा फिर X को काटेगा। तो ऐसे एंजाइम को एक्सोपेप्टाइडेज कहा जाता है। एंडोपेप्टाइडेज का क्या मतलब है कि वो एक एंड पे कट नहीं लगाता। एंडोपेप्टाइडेज कहीं दरमियान में, मसलन इधर कट लगाएगा या इधर कट लगाएगा या कहीं पे इधर या दरमियान में इधर कट लगाएगा, तो उसको हम कहते हैं एंडोपेप्टाइडेजेस। अब शुरू हो जाती है डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम आवर ओरल कैविटी।
ठीक है। लेकिन प्रोटीन के लिए चूंकि कोई प्रोटीलेटिक एंजाइम मौजूद नहीं है सेलिवा में, लिहाजा इसकी डाइजेशन माउथ से शुरू तो नहीं हो सकती, लेकिन सेलिवा एक अहम किरदार अदा करता है एज ए लुब्रिकेटिंग एजेंट। तो वो फूड को लुब्रिकेट कर देता है। इस लुब्रिकेशन की वजह से प्रोटीलेटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो इसमें आसानी से हल पजीर हो सकते हैं और फिर फूड के अंदर तक जाकर उस पे एक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं जो प्रोटीन के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे, बाकी इसमें तो और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ चूंकि प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं तो प्रोटीन के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले एसिड, वो है HCl। दूसरा जो प्रोटीलेटिक एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं वो है पेप्सिन, रेनिन और जेलेटिनेज। और एक हार्मोन है जो यहाँ पे हेल्प करता है, उसका नाम है गेस्ट्रीन। अब सबका अलग अलग से तस्करा करते हैं मुख्तसरन कि इनका काम क्या है। मसलन HCl जो कि एक एसिड है, इसका काम यह है कि इट डीनेचर्स द प्रोटीन। दूसरा काम इसका यह है कि एक्टिवेशन ऑफ द इनएक्टिव प्रोटीलेटिक एंजाइम्स, यानी जो जाइमोजन फॉर्म में एंजाइम रिलीज होते हैं तो उसको एक्टिवेट करने के लिए भी HCl एक्शन कर सकता है। तीसरा इसका काम है बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन, यानी HCl बजाते खुद बैक्टीरियोस्टैटिक भी है। तो ये तीन अहम काम ये स्टमक में परफॉर्म करते हैं। दूसरा जिसका हमने जिक्र किया पेप्सिन। पेप्सिन जब रिलीज होता है तो वो भी जाइमोजन के फॉर्म में रिलीज होता है और उसका जो जाइमोजन फॉर्म है उसको पेप्सिनोजन कहा जाता है। इसको बाद में जो स्टमक में HCl मौजूद है, जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि HCl इन्वॉल्व है इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने में, तो लिहाजा यहाँ पे HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकता है। और दूसरी जो चीज जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर सकती है वो उसको कहते हैं ऑटोकैटालिसिस, यानी जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन वहां पे मौजूद होता है वो जो नया वाला इनएक्टिव पेप्सिनोजन आता है उस पे एक्शन करके उसको एक्टिवेट कर सकता है। तो लिहाजा दो चीजें एक्टिवेट कर सकती हैं पेप्सिनोजन को, एक पेप्सिन खुद और दूसरा HCl। ये जो पेप्सिन है ये एक एंडोपेप्टाइडेज, यानी कहाँ पे कट लगाता है, ये दरमियान में प्रोटीन के कहीं पे कट लगाता है। और ये एसिड स्टेबल है, क्योंकि स्टमक में है ना, वहां पे एसिड मौजूद होता है, तो अगर ये एसिड स्टेबल ना हो तो फिर तो अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो लिहाजा चूंकि ये स्टमक में मौजूद होता है और वहां पे एसिड होता है, लिहाजा इसका एसिड स्टेबल होना जरूरी है। इसका जो ऑप्टिमम pH है जहां पे ये बेहतर काम कर सकता है वो है 1.6 से 2.5 तक। और जब ये pH 5 से ज्यादा हो जाता है, यानी बेसिसिटी की तरफ pH बढ़ता है, तो उस वक्त ये इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, अब पेप्सिन का एक्शन कहाँ पे होता है? यह है तो एंडोपेप्टाइडेज, यानी दरमियान में कट लगाता है, लेकिन कहाँ पे कट लगाता है? तो अब मुख्तलिफ टेक्स्ट में ये जिक्र मौजूद है। किसी जगह पे ये टेक्स्ट मौजूद है कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के N वाले साइड पे कट लगाता है। मसलन सपोज ये एक प्रोटीन चेन है अमाइनो एसिड का, और ये सपोज ये जो यहाँ पे सपोज ये M है, ये एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो इस M के इस वाले लेफ्ट साइड पे कट लगाएगा इधर, क्योंकि ये इसका एन टर्मिनल होता है, और M का ये जो आखिरी सिरा है ये इसका C टर्मिनल है। तो ये जिक्र मौजूद है कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड के इस N टर्मिनल पे कट लगाता है। एक दूसरी जगह पे जिक्र मौजूद है कि ये हाइड्रोफोबिक और एरोमेटिक अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसमें कट लगाता है, यानी N वाले साइड पे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड हो और C वाले साइड पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो, तो ये दरमियान में कट लगाएगा। तो लिहाजा ये वो जो पहली वाली बात मैंने की कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एंड साइड पे कट लगाता है, तो वो बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बात जगहों पे मौजूद है कि ये ल्यूसीन और मिथ्योनिन अगर इस साइड पे मौजूद हो, वही बात हो गई हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, तो उसमें ट्रिप्टोफैन का भी जिक्र है, और दूसरी साइड पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो तो उसके दरमियान कट लगाता है। और एक जगह पे और मौजूद है कि ये इनके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे पेप्टाइड कट लगा सकता है। तो ये वो कॉमन जो पॉइंट है वो मैंने उठा लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये हाइड्रोफोबिक और एरोमेटिक अमाइनो एसिड के दरमियान कट लगाता है। रेनिन, जिसका दूसरा नाम थाइमोसिन भी है, ये बड़ों में मौजूद नहीं होता, ये इन्फेंट्स में मौजूद होता है, बच्चों में, शीरख्वार बच्चों में, चूंकि वो दूध पीते हैं और ये एंजाइम दूध वाले प्रोटीन पे एक्शन करता है। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और इसके इनएक्टिव फॉर्म को प्रोरेनिन कहा जाता है। ये जिस pH पे ऑप्टिममली फंक्शन करता है वो है pH 4। इसका एक्शन भी पेप्सिन की तरह है और ये दूध के कैसीन प्रोटीन पे एक्शन करता है, और इसका मेन काम जो है वो ये है कि दूध को गाढ़ा कर दें।
दूध को कर्डल कर दें, ठीक है, ताकि वो उसकी जो माया हालत है वो चेंज हो जाए सेमी सॉलिड में। अब हमें पता है कि बच्चों का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो बहुत छोटा होता है, तो वो अगर लिक्विड मिल्क हो तो वो जल्दी से उसमें से पास होके एक्सक्रीट हो सकता है। लिहाजा इसको अगर कर्डल किया जाए तो उसकी मोशन स्लो हो जाएगी और इस तरह उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बच्चों में लॉन्गर टाइम के लिए होगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो सकी। नेक्स्ट जो एंजाइम का हमने जिक्र किया था वो है जेलेटिनेज। जेलेटिनेज का तो नाम ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि जेलेटिन से निकला है, लिहाजा ये जेलेटिन प्रोटीन पे एक्शन करता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। ये भी एक जाइमोजन के फॉर्म में सिक्रीट होता है, बाद में एक्टिवेट हो जाता है, और ये भी एसिड स्टेबल एंजाइम है और इसको HCl जो है वो एक्टिवेट कर सकता है। आखिरी चीज जो गैस्ट्रिक जूस में जिसका हमने जिक्र किया था वो था हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी अमाइनो एसिड का एक पॉलीमर है। इसका काम यह है कि इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड HCl। स्टमक के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है प्रोटीन की डाइजेशन में वो है डाइजेशन थ्रू द पैंक्रियाटिक जूस, यानी जब ये स्टमक से बाहर चला जाता है तो उसके बाद ये वाला जूस उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इस जूस में भी मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसमें जितने एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होते हैं, और ये जो अल्कलाइन मीडियम इसके लिए प्रोवाइड करता है वो बाइल जूस है, और इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स वगैरह हैं। अब जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स पैंक्रियाटिक जूस में मौजूद होते हैं वो है ट्रिप्सिन, थाइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज, कोलेजिनेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ट्रिप्सिन के सामने बेसिक लिखा हुआ है और इसके सामने एरोमेटिक अमाइनो एसिड लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ट्रिप्सिन ज्यादातर जो इन्वॉल्व है बॉन्ड ब्रेकिंग में वो बेसिक अमाइनो एसिड्स का C टर्मिनल पे कट लगाना, यानी ये बेसिक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल एंड पे कट लगाता है। इसी तरह थाइमोट्रिप्सिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल एंड पे कट लगाता है। अब आते हैं हर एक का अलग अलग मुख्तसरन तस्करा करते हैं। ट्रिप्सिन के इनएक्टिव फॉर्म को ट्रिप्सिनोजन कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ काम हैं, मसलन ये एक्टिवेट कर सकता है थाइमोट्रिप्सिनोजन को थाइमोट्रिप्सिन में, ये प्रो इलास्टेज को इलास्टेज में एक्टिवेट करता है, इसी तरह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में एक्टिवेट कर सकता है। ये मिल्क के कैसीन प्रोटीन पर भी एक्शन कर सकता है। इसका जो काम है वो जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि कार्बोक्सिल एंड ऑफ लाइसिन और अर्जिनिन, यानी बेसिक अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल साइड पे कट लगाना। अब आपके MCQs में यहाँ से क्वेश्चन किस तरह आएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ट्रिप्सिन कहाँ पे कट लगाता है। इसी तरह पेप्सिन जो हमने पढ़ा कि वो कहाँ पे कट लगाता है, या आपको एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया गया होगा 5-10 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल, उसमें आपसे पूछा गया होगा कि ये ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल इनमें से किस जगह पे कट लगाएगा, फिर आपको ऑप्शन दिखाए गए होंगे कि A जगह पे कट लगाएगा, B पे, C पे वगैरह वगैरह। इसी तरह इसके फंक्शन के बारे में सवाल आ सकता है कि ट्रिप्सिन जो है वो कौन कौन सी चीजों को एक्टिवेट कर सकता है। एग्जाम वाइज ये एक अहम पॉइंट है कि आपको ये पता हो। नेक्स्ट है हमारे पास थाइमोट्रिप्सिन। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ट्रिप्सिन थाइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर सकता है, और थाइमोट्रिप्सिनोजन को थाइमोट्रिप्सिन खुद भी एक्टिवेट कर सकता है। और ये जैसे कि शुरू वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कट लगाता है। ये एग्जाम वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। इट कैन हाइड्रोलाइज मिल्क प्रोटीन एज वेल। नेक्स्ट हमारे पास दो किस्म के और भी एंजाइम्स हैं। एक को हम कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A, दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज B। ये दो किस्म के कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस हैं। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेज भी होते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का मतलब ये है कि ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं, यानी प्रोटीन के एक साइड पे कट लगाने वाले एंजाइम्स, एक्सो, ठीक है। लेकिन ये कौन से वाले एक्सो हैं जो कि प्रोटीन चेन के कार्बोक्सिल टर्मिनल पे कट लगाते हैं, यानी राइट साइड पे, जो राइट एंड है उसका, वहां से एक एक अमाइनो एसिड को काटता है। ये इधर पे कट नहीं लगा सकता, एंड टर्मिनल पे ये कट नहीं लगा सकता। अब इसमें से एक है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A और एक है B। ये A और B को आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। A स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, B स्टैंड्स फॉर बेसिक। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये एक मेटेलो एंजाइम है जिसमें जिंक मौजूद होता है। इसकी एक्टिवेशन ट्रिप्सिन कर सकता है या खुद अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है। और ये कौन से बॉन्ड को काटता है, ये चूंकि एक्सोपेप्टाइडेज है और कार्बोक्सी है तो ये कार्बोक्सिल एंड पे कट लगाता है। और आखिर में कौन सा अमाइनो एसिड होगा तो ये कट लगाएगा, कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड होगा। तो लिहाजा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A यानी एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो, ये F की जगह पे, तो ये F से पहले
यानी उसके एन साइड पे कट लगा सकता है। दूसरा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, ये भी एक एक्सोपेप्टाइडेज है, यानी एंड पे कट लगाता है कार्बोक्सिल एंड पे। और ये कौन से अमाइनो एसिड पे कट लगाएगा? ये लगाएगा किसी बेसिक अमाइनो एसिड पे, कि अगर यहाँ पे आखिर में कोई बेसिक अमाइनो एसिड हो उसको काट सकता है। दो एंजाइम्स हमारे पास और हैं जिसका नाम है इलास्टेज और कोलेजिनेज। इनके तो नाम से पता चल रहा है कि इलास्टेज इलास्टीन प्रोटीन को टारगेट बनाएगा और कोलेजिनेज कोलेजन को टारगेट बनाता है। इलास्टेज को ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है और ये न्यूट्रल एलिपेटिक अमाइनो एसिड्स यानी एलानिन, ग्लाइसिन और सीरीन पे एक्शन करता है और ये अमूमन इलास्टीन प्रोटीन पे एक्शन करता है, जबकि कोलेजिनेज इट एक्ट्स ऑन कोलेजन प्रोटीन। अब जब प्रोटीन वहां से भी आगे बढ़ जाता है, इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है, तो फिर एक और जूस है जिसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। उसमें जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो इस पे एक्शन करते हैं। उनमें क्या क्या मौजूद होता है? एंटीरोकाइनेजेस, अमाइनोपेप्टाइडेजेस, प्रोलिडेजेस एंड डाई ट्राई पेप्टाइडेजेस। तो ये उन पे एक्शन करते हैं। अब आइए हर एक का अलग अलग तस्करा करते हैं। एंटीरोकाइनेज, इसका जो काम है वो एक्टिवेशन ऑफ ट्रिप्सिन है, यानी ये ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कर सकता है और इसको एंटीरोपेप्टाइडेज भी कहा जाता है। अमाइनोपेप्टाइडेजेस एंजाइम एक्सोपेप्टाइडेजेस हैं। ये एक अमाइनो एसिड को काट सकता है किस टर्मिनल पे? इस साइड पे ही, यानी लेफ्ट साइड से, जिसको हम एन टर्मिनल कहते हैं। तो एन टर्मिनल से यानी ए काटेगा, फिर एम काटेगा, फिर ये। तो इस तरह एक अमाइनो एसिड लेफ्ट साइड से शुरू होकर ये काट सकता है। तो इसको कहते हैं अमाइनोपेप्टाइडेजेस, क्योंकि ये अमाइनो टर्मिनल पे एक्शन करता है। नेक्स्ट है प्रोलिडेज। प्रोलिडेज जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये प्रोलीन अमाइनो एसिड को काटेगा। ये भी एक एक्सोपेप्टाइडेज है और ये प्रोलीन रेजिड्यू को काटता है टर्मिनल एंड से। अगर टर्मिनल एंड पे प्रोलीन मौजूद हो तो प्रोलीन अमाइनो एसिड को काटने के लिए प्रोलिडेज एंजाइम एक्शन कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एंजाइम्स हैं इंटेस्टाइन में वो हैं डाई एंड ट्राई पेप्टाइडेजेस। जब प्रोटीन मॉलिक्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और उससे ट्राईपेप्टाइड्स या डाईपेप्टाइड्स बन जाते हैं, तो जो उसमें ट्राईपेप्टाइड्स होते हैं उनसे एक अमाइनो एसिड काटने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसे ट्राईपेप्टाइडेज कहा जाता है। ट्राईपेप्टाइडेज क्या करेगा कि 3 अमाइनो एसिड वाली चेन पे एक्शन करके उसमें से एक अमाइनो एसिड काट देता है और रह जाते हैं 2 अमाइनो एसिड्स। और उन 2 अमाइनो एसिड्स पे फिर एक और एंजाइम एक्शन करता है जिसे कहते हैं डाईपेप्टाइडेज। डाईपेप्टाइडेज उन 2 अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड पे कट लगा के उनको फ्री अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहां से एमसीक्यू आ सकता है कि ट्राईपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज, ठीक है, आपको एक चेन दिया गया होगा 3 अमाइनो एसिड का, एक 4 अमाइनो एसिड का, एक 2 अमाइनो एसिड का, एक 5 अमाइनो एसिड का। फिर आपसे पूछा गया होगा कि ट्राईपेप्टाइडेज किस वाले चेन से अमाइनो एसिड काटेगा। डिजीजेज एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। सबसे पहले एक डिजीज है वो है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। इसका मतलब यह है कि पैंक्रियास के अंदर ही प्रोटीलैक्टिक एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएं, यानी मैच्योर होने से पहले बाहर आने से पहले ये एक्टिवेट हो जाएं, जिसकी वजह से ये पैंक्रियास को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और इस तरह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बंदा चला जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है स्टीएटोरिया। अगर पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में डेफिशिएंसी वाक़या हो जाए, मसलन सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में या सर्जिकल रिमूवल ऑफ पैंक्रियास की सूरत में, तो इस सूरत में फैट्स और प्रोटीन की सही तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होती और वो इनकम्प्लीट होती है, जिसकी वजह से अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स और लिपिड्स फीसिस में खारिज हो जाते हैं। अब आते हैं अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन की तरफ। ओलिगोपेप्टाइड्स यानी छोटे छोटे प्रोटीन के चेन्स, वो या तो ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब हो सकते हैं या प्रॉक्सिमल जिजोनम में। उसके आगे डिस्टल जिजोनम आता है और इलियम आता है, वहां पे अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे पहले आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओलिगोपेप्टाइड्स की तरफ। इसकी एब्जॉर्प्शन थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है और जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पे इंट्रासेलुलर पेप्टाइडेज एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और इस तरह वो सेल के अंदर अमाइनो एसिड्स में तब्दील हो जाते हैं। और सेल के अंदर इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है वो रैपिड होती है, यानी तेजी से वाक़या होते हैं, ताकि सेल के अंदर पेप्टाइड की कंसेंट्रेशन लो रखी जा सके। इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो एल अमाइनो एसिड से इंडिपेंडेंट होता है, यानी अगर ये जो चेन है ओलिगोपेप्टाइड, चाहे इसमें एल अमाइनो एसिड्स हों या डी अमाइनो एसिड्स हों, इसका तरीका ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम होगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स है हमारे पास एल अमाइनो एसिड्स भी हैं, डी भी हैं। नेचुरली जो अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उसमें ज्यादातर एल अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनकी थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है।
जबकि डी अमाइनो एसिड्स के बारे में कहा जाता है कि वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा इसके ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे बी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, मसलन जिसमें शामिल है विटामिन B6, ATP और एक कैरियर प्रोटीन। मेनली ये सोडियम डिपेंडेंट होता है और मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और वो डिपेंड करता है कि अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। क्या वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, क्या वो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, क्या वो पोलर हैं या नॉन पोलर है। तो इसके प्रॉपर्टीज के लिहाज से उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के कैरियर प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं। अब पिछले एक वीडियो में जब हम कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया था। लिहाजा अगर आप नहीं समझते कि ये सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है और किस तरह होती है, तो आप जाके उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट किस तरह होता है। उस वीडियो में मैंने एक पूरी एनिमेशन बनाई हुई है कि कैसे सेल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम भी और उसके साथ साथ जो अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा वो भी। लिहाजा जिस तरह कार्बोहाइड्रेट में होगा उसी तरह यहाँ पे अमाइनो एसिड में भी उसी तरह इसका तरीक़ेकार होता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हमारे गट में या रीनल ट्यूब्यूल्स में एक ट्रांसपोर्टर मौजूद है जो कि कॉमन होता है सिस्टीन, आर्निथीन, आर्जिनिन और लाइसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर इस ट्रांसपोर्टर में डेफिशिएंसी हो और ये मौजूद ना हो गट और रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो उसकी वजह से फिर फीसेस और यूरिन में अमाइनो एसिड्स लूज होते रहते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, और इस कंडीशन को सिस्टिनूरिया कहा जाता है। एक और कंडीशन है हार्ट नर्व डिजीज। इसमें ट्रिप्टोफैन और न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स के लिए जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है उसमें डेफिशिएंसी आती है, तो इस तरह ट्रिप्टोफैन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। ट्रिप्टोफैन की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोलॉजिकल और स्किन मैनिफेस्टेशंस शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं, थोड़ा सा तज़किरा करते हैं फूड एलर्जीज का। ये ज्यादातर फूड एलर्जीज जो होती हैं ये अनडाइजेस्टेड पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स जब पाइनोसाइटोसिस के जरिए से सेल के अंदर चले जाते हैं तो एज अ फॉरेन बॉडीज उसको रिकॉग्नाइज कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और ऐसे मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है जो कि डिफेंस के लिए जरूरी होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे बॉडी में वो सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि बाज़ लोगों को नट्स एलर्जी होती है, बाज़ को फिश एलर्जी होती है, बाज़ को एग्स से एलर्जी होती है, बाज़ को मिल्क से एलर्जी होती है। तो ये किस वजह से होती है? क्योंकि इन चीज़ों में प्रोटीन्स होते हैं और वो प्रोटीन सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाते और फिर वो चले जाते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए फॉरेन बॉडी और उसके खिलाफ एक्शन ले लेता है, जिसकी वजह से आप पे एलर्जी का अटैक हो जाता है। अब इसके दो किस्म के मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, या क्लिनिकल या सिस्टमेटिक। क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस होते हैं वो इंटेस्टाइन को डैमेज की वजह से, जो लोकल डैमेज होता है उसकी वजह से आ सकते हैं, और इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शामिल है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स वगैरह। जो सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशंस है उनमें क्यूटेनियस रैशेस हैं, रनी नोज है, फेशियल फ्लशिंग शामिल है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है और एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह है जो कि सीवियर केसेस में होता है। ट्रांसएमिनेशन एंड डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड यूरिया साइकिल। ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन को, दोनों अल्फाज को कंबाइन करके एक नया टर्म बना सकते हैं आप, जिसे कहते हैं ट्रांस डीएमिनेशन। ट्रांस डीएमिनेशन का मतलब यह है कि इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, ट्रांसएमिनेशन भी और डीएमिनेशन भी। तो लिहाजा ट्रांस डीएमिनेशन दो चीजों पे मुश्तमिल हो गया, ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन पे। और ये ट्रांस डीएमिनेशन किस चीज के लिए जरूरी है? ये जो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप होता है उस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ 2 स्टेप रिएक्शन, जिसमें एक होता है ट्रांसएमिनेशन और दूसरा है डीएमिनेशन, और इस तरह वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले आते हैं ट्रांसएमिनेशन की तरफ। ट्रांसएमिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, जिसमें से एक अमाइनो एसिड होता है जिसमें अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा एक कीटो एसिड होता है जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। इसमें से अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से काट दिया जाता है और इसको एक्सचेंज किया जाता है विद कीटोन ग्रुप ऑन द अदर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो हमारे पास अमाइनो एसिड था वो कीटो एसिड बन जाता है क्योंकि उसके पास कीटो ग्रुप आ जाता है, और जो दूसरी जानिब कीटो एसिड था वो अमाइनो एसिड बन जाता है क्योंकि उसके पास अब बजाय कीटो ग्रुप के अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। जो एंजाइम्स इसमें शामिल हैं उनको आप ट्रांसएमिनेजेस या अमाइनो ट्रांसफरेजेस कह सकते हैं। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा।
ये हमारे पास अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद है, और ये हमारे पास एक कीटो एसिड है जिसमें आप देख सकते हैं कीटोन ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे। अमाइनो ग्रुप यहाँ से टूटकर इधर आ जाएगा और ऑक्सीजन यानी कीटो ग्रुप इधर से टूट के इधर आ जाता है। तो ये अमाइनो एसिड तब्दील हो जाता है कीटो एसिड में, और ये कीटो एसिड तब्दील हो जाता है अमाइनो एसिड में। तो लिहाजा ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से टूट के इधर आ जाता है, और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ इधर आ गया। ये कीटो ग्रुप आके इधर आ जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट डीअमीनेशन की तरफ। डीअमीनेशन इज द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। अब ट्रांस अमीनेज ने क्या काम किया था? अमाइनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर किया। अब बारी है डीअमीनेशन की। अब जिस मॉलिक्यूल के पास अमाइनो ग्रुप होगा उससे ये रिमूव करेगा। तो जिसके लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो है डीअमीनेसेस। इन ह्यूमन बॉडी डीअमीनेशन प्राइमरीली टेक्स प्लेस इन लिवर। Deamination is the process by which amino acids are broken down if there is an excess of protein intake. The amino group is removed from the amino acid and converted to what? Ammonia. Types of deamination. अब इसके 4 मुख्तलिफ अक़साम हैं। रिडक्शन के जरिए से हो सकता है डीअमीनेशन, हाइड्रोलिसिस के जरिए से हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट की वजह से हो सकता है, या ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो हायर एनिमल्स में है, वो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन है। अब हर एक का अलग अलग तस्करा करते हैं। सबसे पहले रिडक्टिव डीअमीनेशन। रिडक्टिव का मतलब है रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे थ्रू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है। ये आप देखें, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है और इसमें ये एक अमाइनो ग्रुप है। इस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट करना है और इसको यहाँ से तोड़ना है। इसके लिए हाइड्रोजन यूज होगा जो कि इस मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके इस अमोनिया को रिलीज करेगा। अब आइए इसको एनिमेशन के जरिए से देखते हैं। ये ऐड हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इधर आ गया। तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और उसके जरिए से ये बॉन्ड टूट रहा है, तो इसीलिए इसको रिडक्टिव डीअमीनेशन कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल अब रिलीज हो गया NH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक डीअमीनेशन। इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे जो डीअमीनेशन हो रही है वो थ्रू वाटर अटैक हो रही है। यहाँ पे वाटर अटैक करेगा तभी इसकी डीअमीनेशन होगी। तो कैसे, अभी आइए देखते हैं। सेम प्रोसेस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर। तो वाटर का मॉलिक्यूल भी ब्रेक होगा और अमाइनो का मॉलिक्यूल भी ब्रेक होगा। चूंकि वाटर की ब्रेकेज इन्वॉल्व है यहाँ पे और वो एक और मॉलिक्यूल की बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल अब अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो गया। नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो R ग्रुप है आपके पास, उसमें कार्बन होते हैं और कार्बन पे हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। अब कैसे ये अमाइनो ग्रुप अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से, तो आप आइए मैं आपको अब दिखाता हूं। ये अमोनिया बन गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। चूंकि यहाँ से अमाइनो ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों कट गए और आपस में मिलकर अमोनिया बना दिया, और उसकी वजह से चूंकि एक एक कंपोनेंट यहां से कट गया, तो लिहाजा ये कार्बन अब 2 बॉन्ड्स के जरिए से आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन। द अमाइनो फंक्शनल ग्रुप इज रिमूव्ड एज अमोनिया। द अमाइन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय द कीटो ग्रुप। द अमोनिया इवेंचुअली गोज इनटू द यूरिया साइकिल, वहां पे चला जाता है। ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन अकर्स प्राइमरीली ऑन ग्लूटामिक एसिड। चूंकि पिछले आपने देखा ट्रांसअमीनेशन जो हो रही थी, तो सारे अमाइनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां से हर अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप तोड़ के एक और मॉलिक्यूल के साथ लगाया जाता है, जो कि बाद में ग्लूटामिक एसिड बन जाता है अमाइनो ग्रुप के एडिशन की वजह से। वो ग्लूटामिक एसिड फिर आगे चला जाता है और उसकी डीअमीनेशन होती है। अच्छा, चूंकि ये एक ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन है और ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप इस रिएक्शन पे गौर करें तो दोनों किस्म के रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, जो कि NAD हाइड्रोजन को उठा के NADH बना रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमोनिया अमाइनो ग्रुप को ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया हुआ है और ये वाटर की मॉलिक्यूल से आ रहा है। तो एक तरफ से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एक तरफ से हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन में आता है। तो लिहाजा इसको ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन कहा जाता है और इसमें भी अमोनिया रिलीज होता है। अब इसकी थोड़ी सी एनिमेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास NAD+ है, यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा लें, मैंने नहीं लगा दिया है। ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये इसका अमाइनो ग्रुप है। इसको हमने रिमूव करना है। तो सबसे पहले क्या होगा,
NADH प्लस H बनेगा और वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिसीव करेगा। और जब यहाँ से ये रिसीव करेगा तो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड के बाद वाटर इस पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और अमाइनो मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव डिअमीनेशन कहा जाता है। अब जब अमोनिया रिलीज हो जाता है तो उसके बाद बारी आती है यूरिया साइकिल की, यानी अमोनिया को अब यूरिया में कन्वर्ट करना होता है। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल। इट प्रोड्यूसेस यूरिया फ्रॉम अमोनिया। ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO। In mammals, the urea cycle takes place primarily in the liver and to lesser extent in the kidney as well. Urea is synthesized in the liver. Liver में यूरिया तैयार हो गया from ammonia. From liver into the blood stream. यूरिया चला जाता है लिवर से ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद from blood into kidneys. किडनी में दाखिल हो गया एंड देन फ्रॉम किडनीज इनटू द यूरिन, और ये यूरिन में फिर एक्सक्रीट हो जाता है। अमोनिया चूंकि बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है लिहाजा उसको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है और ये डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू यूरिया साइकिल होता है। ये हमारे पास यूरिया साइकिल है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चंस कुछ इस लिहाज से आ सकते हैं कि आपसे ये सबस्ट्रेट के बारे में पूछा जा सकता है कि ऑर्निथीन के बाद यूरिया साइकिल में कौन सा मॉलिक्यूल बनता है, तो आपने जवाब देना है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन के बाद कौन सा बनता है, अर्जिनिनो सक्सिनेट। अर्जिनिनो सक्सिनेट के बाद अर्जिनिन बनता है। इसी तरह अर्जिनिन के बाद दोबारा ऑर्निथीन। तो ये 1 2 3 4 टोटल 4 रिएक्शंस हमारे पास इसमें यूरिया साइकिल में मौजूद हैं। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा कि हमारे पास अमोनिया तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये NH4 के फॉर्म में अमोनिया हमारे पास मौजूद है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मैट्रिक्स है। ये दोनों आपस में मिलकर कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं और कार्बोमाइल में फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, ATP से, और ATP बजाते खुद ADP बनाता है। और यहाँ पे 2 ATP के मॉलिक्यूल यूटिलाइज होते हैं जिसके नतीजे में एक ATP का मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है इसमें और दूसरे ATP का फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है। तो लिहाजा 2 ATPs हमारे पास बन जाते हैं और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस। और जब ये मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है तो ये फिर बाद में फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करके ऑर्निथीन के साथ रिएक्शन करता है और ऑर्निथीन के साथ मिलकर ये सिट्रोलिन बनाता है और ये रिएक्शन सारे का सारा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होके हमारे पास NH2C डबल बॉन्ड O रह जाता है और ये NH2C डबल बॉन्ड O इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बाइंड हो जाता है। यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप मौजूद है इसके नाइट्रोजन के साथ ये वाला ग्रुप, ये आप यहाँ पे देखें, ये वाला ग्रुप यहाँ से कट के इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि आप यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बना लिया और ये सिट्रोलिन बन गया। सिट्रोलिन के लिए अब जरूरी है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर साइटोप्लाज्म में आ जाए। साइटोप्लाज्म में थ्रू अ ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल ये बाहर आ जाता है और वहां पे क्या होता है कि ये एक और मॉलिक्यूल जिसे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टेट आप कह सकते हैं उसके साथ रिएक्शन करता है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके अर्जिनिनो सक्सिनेट बनाते हैं और इस रिएक्शन में भी एक ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज होता है और वो AMP में तब्दील होता है। चूंकि ये AMP बनता है लिहाजा इसको आप 2 ATP कंसिडर करेंगे। होता कुछ यूं है कि ये मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाता है थ्रू एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्जिनिनो सक्सिनेट में दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ऐड हो चुके हैं। इस अमाइनो ग्रुप पे आप नजर रखें, ये यहाँ पे मौजूद है, सेम कलर है और ये अमाइनो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पे ये वाला अमाइनो ग्रुप इसके साथ बॉन्ड बनाता है और इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होके NH बनता है और इसका भी एक हाइड्रोजन रिमूव होके NH बनता है जिसकी वजह से इधर डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है और इधर नतीजे के तौर पर एक बॉन्ड बनता है जिसके नतीजे में ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐड होके अर्जिनिनो सक्सिनेट बनाते हैं और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसे अर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप में अर्जिनिनो सक्सिनेट तब्दील हो जाता है अर्जिनिन में और उसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसको अर्जिनिनो सक्सिनेट लाइज कहा जाता है और यहाँ पे इस जगह पे ये बॉन्ड कट के एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसे फ्यूमेरेट कहा जाता है और फ्यूमेरेट जब रिलीज हो जाता है तो हमारे पास ये बाकी मांदा पोर्शन रह जाता है। इस बाकी मांदा पोर्शन को फिर अर्जिनिन कहा जाता है
और आर्जिनिन आगे जाकर दोबारा से आर्निटीन में तब्दील होता है और इस रिएक्शन को आर्जिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होकर यूरिया के मॉलिक्यूल को रिलीज करवा देता है। इस जगह आप नजर जरा करें, ये NH2 ऑरेंज कलर में ये इधर मौजूद है, ये एक पर्पल कलर में अमोनिया ग्रुप ये इधर मौजूद है, ठीक है, और ये दरमियान में कार्बन इसका। तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्शन यहाँ से टूट जाता है। ये पोर्शन टूटकर वाटर के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन बाइंड करता है इस कार्बन के साथ, तो लिहाजा C डबल बॉन्ड O बनाता है और इस तरह इस मॉलिक्यूल से यूरिया बन जाता है और अमाइनो ग्रुप्स एज यूरिया यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। और ये जो आर्निटीन बन जाता है ये दोबारा से थ्रू सेम ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोबारा से अपना साइकिल शुरू कर देता है। तो ये था सारा यूरिया साइकिल के बारे में, जिसके जरिए से अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से कौन कौन से स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बॉडी में बनते हैं। ये आपके लिए एक सेल्फ स्टडी है, ये खुद आपके लिए एक असाइनमेंट है, खुद आप पढ़ लें। मैं थोड़ा सा एक मुख्तसरन इसका आप लोगों को तारुफ करा देता हूं। आप देखें, अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स में बॉडी में, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जिसे कहा जाता है। मसलन ये हीम के मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ये हमारे बॉडी में प्यूरिन्स और पैरामिडीन्स भी बनाते हैं, हमारे बॉडी में इससे हार्मोन्स भी बनते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बनते हैं, इसी तरह बायोलॉजिकली एक्टिव दूसरे पेप्टाइड्स भी बनते हैं। मसलन ग्लाइसिन को अगर आप देखें तो ये पोरपायरिन रिंग बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटाथायोन बन सकता है और इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये आप पढ़ लें, जरूर पढ़ लें। टायरोसिन, कैटेकोलामीन्स, डोपामीन, नोरेपेनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वगैरह बनाते हैं और ये एक थोड़ा सा पाथवे है कि टायरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नोरेपेनेफ्रिन और फिर एपिनेफ्रिन, और कौन कौन से एंजाइम्स ये ग्रीन कलर में आपके लिए लिखे गए हैं इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, कहाँ पे वाटर रिलीज होता है और कौन सा ग्रुप किस तरह रिलीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिलीज हो जाता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड से गैमा अमाइनो ब्यूटेरेट बन सकता है जिसे गैबा कहा जाता है। इसी तरह ट्रिप्टोफैन जो है वो सेरोटोनिन और मेलेटोनिन बनाने में इन्वॉल्व है और ये इनका एज ए प्रिकर्सर काम करता है और यहाँ पे इसकी पाथवे दिखाई गई है कि किस तरह सेरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन से। ये थोड़ा सा तज़किरा है सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के बारे में। ये आपको बता दूं कि यहाँ से MCQ आपका आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के बारे में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये तज़किरा है कि पॉलीअमीन्स किस तरह बनते हैं और आर्जिनिन किस तरह इनके प्रिकर्सर का काम करता है और किन किन स्टेजेस से गुजरकर पिट्रोसिन, स्पर्मिडीन और स्पर्मीन बनते हैं। ये पाथवे आप जरूर पढ़ लीजिए और ये टेक्स्ट भी पढ़ लीजिए। इसी तरह हिस्टिडीन है वो किस तरह कार्नोसिन बनाता है, जो कि हिस्टिडीन और बीटा एलेनिन का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और उसका काम क्या है यहाँ पे आपको दिया गया है और इसका फंक्शन क्या है। इसी तरह ये हिस्टामिन बना सकता है। ये एक शॉर्टकट टेबल है, इसी को ही अगर आप मेमोराइज करें तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी। ग्लाइसिन, हीम, प्यूरिन, क्रिएटिन और ग्लूटाथायोन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, इसके प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। टायरोसिन एनर्जी कैटेकोलामीन्स वगैरह में इन्वॉल्व है। इसी तरह ग्लूटामिक एसिड गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड के प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन और मेलेटोनिन के तौर पर काम करता है, उसका एज ए प्रिकर्सर काम करता है। आर्जिनिन पॉलीअमीन बनाने में इन्वॉल्व है जिसमें आर्निटीन, प्यूट्रोसिन, स्पर्मिडीन, स्पर्मीन शामिल हैं। हिस्टिडीन कार्नोसिन और हिस्टामिन के प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म हो जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।